हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी सो लॉन्ग वैली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मनाली से, जहाँ पर हम रात के 11 बजे एक लड़की को पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखते हैं। उस लड़की का नाम मौसमी है और वो अपनी बहन रिया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए आई थी। मौसमी वहाँ के पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसकी बहन रिया शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती है और आज सुबह ही वो शिमला से मनाली आने के लिए निकली थी। लेकिन अभी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मनाली नहीं पहुंची। उसने रिया को कॉल भी किया, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अब जब इंस्पेक्टर सुमन इस केस के बारे में सुनती है तो वो सबसे पहले मौसमी को शांत करवाती है, जिसके बाद मौसमी सुमन को बताती है कि उसकी बहन सुबह सुबह शिमला से निकली थी, लेकिन अब तक वो मनाली नहीं पहुंची। एक्चुअली उसकी बहन हॉस्टल में रहती है अपनी रूममेट रूबी के साथ। उसने रूबी को भी कॉल किया था तो रूबी ने बताया कि रिया हॉस्टल से निकल चुकी थी। जिसके बाद रिया ने मौसमी को कॉल किया था कि उसने एक टैक्सी पकड़ी है, लेकिन बाद में उसका कॉल बंद आने लगा, जिसकी वजह से मौसमी को उसकी चिंता होने लगी। और अब 13 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रिया घर नहीं आई। अब ये सुनते ही सुमन सबसे पहले रिया का मोबाइल ट्रेस करवाती है ताकि उसे रिया के लोकेशन का पता चल सके। साथ ही सुमन जानती थी कि रिया शिमला से निकली थी तो उन्हें शिमला के पुलिस स्टेशन से भी मदद लेनी होगी। इसलिए सुमन शिमला पुलिस स्टेशन कॉल करती है, जहां का इंचार्ज था इंस्पेक्टर देव। और ये बात जैसे ही सुमन को पता चलती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सुमन पहले भी देव के साथ काम कर चुकी है और वो जानती है कि देव कैसा ऑफिसर है। एक्चुअली देव बहुत ही संकी ऑफिसर है जो बस अपने हिसाब से काम करता है, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता। कुछ टाइम पहले सुमन को देव के साथ एक केस सॉल्व करना था। एक्चुअली ये एक बच्ची की किडनैपिंग का केस था, जहां पर उन दोनों ने मिलकर उस किडनैपर का पता लगा लिया था, लेकिन वो बच्ची किडनैपर के पास थी। फिर भी देव बिना कुछ सोचे उस किडनैपर पर गोली चला दी, जिसमें उस बच्ची की जान को भी खतरा था, लेकिन देव ने किसी की भी बात नहीं सुनी। हालांकि सुमन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन देव ने उसकी बात भी नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को ही कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। अब सुमन को जैसे ही ये याद आता है वो समझ जाती है कि देव के साथ फिर से काम करना यानी किसी नए प्रॉब्लम को इनवाइट करना। अब सुमन मौसमी को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन मौसमी कहती है कि जब तक रिया का पता नहीं चलता वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। तो सुमन उसे अपने केबिन में बिठा देती है, जिसके बाद वो रिया को ढूंढना शुरू कर देती है। सुमन को जल्दी से रिया को ढूंढना था, क्योंकि एक लड़की का इस तरह से गायब होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तो वही देव को भी जब इस केस के बारे में पता चलता है वो तुरंत रिया के हॉस्टल चला जाता है, जहाँ पर वो रिया की रूममेट रूबी से पूछताछ करने लगता है। अब रूबी काफ़ी डरी हुई थी और वो देव को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से रिया सुबह यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकली थी और उसने मनाली जाने के लिए एक टैक्सी ली थी। अब ये बात जैसे ही देव को पता चलती है वो तुरंत टैक्सी स्टैंड चला जाता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे टैक्सी वाले थे, जिसकी वजह से उस टैक्सी वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल था जिसमें रिया गई थी। लेकिन जब देव सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रिया कुलदीप नाम के टैक्सी ड्राइवर के साथ गई थी। और ये देखने के बाद वो कुलदीप के घर पर पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि कुलदीप कहीं काम से गया है। अब ये बात सुनकर देव को कुलदीप पर डाउट होने लगता है और अब उसे कुछ भी करके कुलदीप को ढूंढना था, क्योंकि कुलदीप ही बता सकता था कि रिया कहाँ पर है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रिया के साथ क्या हुआ था। एक्चुअली रिया ने अपने हॉस्टल से ऑटो लिया था, जिसके बाद वो टैक्सी स्टैंड आ गई थी और वहाँ पर उसने कुलदीप की टैक्सी 5,000 रुपये में बुक कर दी। जिसके बाद रिया कुलदीप की टैक्सी में बैठकर मनाली आने लगी। रास्ते में उसने अपनी बहन मौसमी को कॉल किया और बताया कि उसने टैक्सी ले ली है। लेकिन जब रिया कॉल पर बात कर रही थी तो कुलदीप अपने म्यूजिक का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता है, जिसकी वजह से रिया काफ़ी भड़क जाती है और कुलदीप से कहती है कि क्या उसे कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कोई मोबाइल पर बात कर रहा हो तो इस तरह से वॉल्यूम नहीं बढ़ाते। अब ये सुनने के बाद कुलदीप काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वॉल्यूम कम कर देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद जब रिया कॉल कट कर देती है तो कुलदीप फिर से वॉल्यूम बढ़ाता है, जो देखकर रिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कुलदीप से कहने लगती है कि क्या उसे समझ में नहीं आता कि इतना वॉल्यूम नहीं रखना चाहिए। वो कुलदीप को कुछ बातें सुनाती है, जिसकी वजह से कुलदीप काफ़ी भड़क जाता है, क्योंकि कुलदीप को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुलदीप काफ़ी ज़्यादा संकी था और उसे रिया ने अब काफ़ी गुस्सा दिला दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी टैक्सी को एक दूसरे रास्ते में ले जाने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान था। वहाँ पर रिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन कुलदीप उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। जिसके बाद वो रिया को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और पीटने लगता है।
एक्चुअली उस जगह का नाम सोलोंग वैली था, जहाँ पर दूर दूर तक बस पहाड़ी ही दिखाई दे रही थी। अब रिया काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसलिए वो यहाँ वहाँ मदद के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वही कुलदीप उसे बहुत ज़्यादा पीट रहा था, क्योंकि रिया ने कुलदीप को गंवार कहा था। इसलिए कुलदीप उसे कहता है कि अब वो उसे दिखाएगा कि गंवार क्या होता है। जिसके बाद वो रिया के हाथ पैर बांध देता है और उसे एक वुडन हाउस में लाकर रख देता है। रिया देखती है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकती थी, जिसकी वजह से रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कुलदीप से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन कुलदीप अब एक शैतान बन चुका था। वो रिया की कोई भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो रिया को वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब रात ऐसी ही बीतती है, जिसके बाद अगले दिन कुलदीप फिर से रिया के पास आता है और उससे पूछता है कि उसकी रात कैसे बीती। अब ये सुनकर रिया काफ़ी रोने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुलदीप के मोबाइल में थोड़ा सा नेटवर्क आने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के साथ बात करता है और बहुत ही नॉर्मली उनके साथ बात कर रहा था। अब ये देखकर रिया समझ जाती है कि मौका देखकर वो भी कॉल कर सकती है। तो वही हम देव और सुमन को देखते हैं, जिनके ऊपर रिया को ढूंढने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन देव को पूरा यकीन था कि इस सब में रिया का कोई करीबी मिला हुआ है। इसलिए वो फिर से रिया के कॉलेज जाता है और रिया के प्रिंसिपल से भी मिलता है। वो उनसे रिया के बारे में पूछता है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि रिया काफ़ी होशियार लड़की है, साथ ही वो अपने काम से काम रखती है, लेकिन उन्हें रिया की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब ये सब सुनने के बाद देव और ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये केस जितना आसान दिखता है वैसा है नहीं, ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है। साथ ही उसे लग रहा था कि रिया का कोई करीबी है जो इस सब में इन्वॉल्व है। इसलिए वो फिर से अपनी पूछताछ शुरू करता है। अब वो एक कांस्टेबल को कुलदीप के घर भेजता है, ताकि वो पता कर सके कि कुलदीप कहाँ पर गया है। वो कांस्टेबल जब कुलदीप के घर जाता है तो उसकी वाइफ से कहता है कि वो कुलदीप को कॉल करे, जिसके बाद कुलदीप की वाइफ कुलदीप को कॉल करती है और उसे बताती है कि पुलिस वाले उससे मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर कुलदीप काफी डर जाता है कि पुलिस वालों को रिया के अगवा के बारे में इतनी जल्दी पता कैसे चला, जिसके बाद वो कांस्टेबल को झूठ बोलता है कि वो अपनी बहन से मिलने आया है। अब ये सुनने के बाद वो कांस्टेबल उससे कहता है कि कुलदीप अपनी बहन से उसकी बात करवाए, लेकिन कुलदीप कहता है कि उसकी बहन मार्केट गई है और 10-15 मिनट में वापस आ जाएगी, जिसके बाद वो उसकी बात करवा देगा। अब कांस्टेबल कुलदीप की कॉल का इंतजार करने लगता है, जिसके बाद कुलदीप वहां से एक दूर आता है, जहां पर एक चाय की टपरी थी जो एक औरत चलाया करती थी। वो उस औरत को बताता है कि वो अपनी बहन की देखभाल के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बॉस बार बार उसे कॉल करके परेशान कर रहा है और कह रहा है कि वो वापस आ जाए। अब कुलदीप जब ये सारी बातें कर रहा था, तभी उसे कांस्टेबल का कॉल आता है और कुलदीप उस लेडी से कहता है कि फिर से उसके बॉस का कॉल आ गया। अब ये सुनने के बाद वो लेडी कुलदीप से कहती है कि लाओ मोबाइल, मैं खुद उससे बात करूंगी। जिसके बाद वो लेडी कांस्टेबल को डांटने लगती है कि क्या एक भाई अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता। अब ये सब सुनने पर कांस्टेबल को ऐसे ही लगता है कि शायद ये कुलदीप की बहन है, और उसे यकीन हो जाता है कि कुलदीप सच में अपनी बहन से मिलने गया था। जिसके बाद कुलदीप रिया के पास जाता है और फिर से उसे पीटने लगता है। अब रिया कुलदीप से पानी मांगती है, तो वो उसे पानी पिला देता है। जिसके बाद रिया उसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिस पर कुलदीप कहता है कि ये एक गांव है, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, इसलिए वो यहीं पर वॉशरूम चली जाए, वो बाहर जाकर उसका वेट करेगा। जिसके बाद कुलदीप बाहर जाता है तो रिया वहाँ पर एक चाकू जैसा सलिया देखती है और उसे अपने पास रखती है, ताकि मौका देखकर वो यहाँ से भाग सके। तो वही देव को कांस्टेबल बताता है कि कुलदीप अपनी बहन से मिलने गया है और उसने खुद कुलदीप की बहन से बात की है, लेकिन देव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि कांस्टेबल को इतनी जल्दी कुलदीप की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे कहता है कि कुलदीप की बहन का पता लगाए। जिसके बाद वो लोग पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुलदीप ने जहाँ पर कहा था वहाँ पर उसकी बहन रहती ही नहीं थी, बल्कि वो लोग तो 2 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और ये जानकर देव समझ जाता है कि इस सब के पीछे कुलदीप का ही हाथ है, इसलिए वो जल्दी से कुलदीप को ढूंढने में लग जाता है। वो तुरंत कुलदीप का मोबाइल ट्रैक कराता है, जिससे उसे कुलदीप का लास्ट लोकेशन मिल जाता है। जिसके बाद देव और सुमन दोनों ही उसे पकड़ने के लिए वहां पर जाने लगते हैं। तो वही रिया भी मौका देखकर कुलदीप के ऊपर हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। अब कुलदीप काफी घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो रिया का पीछा कर रहा था। मतलब वो घायल था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए रिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब कुछ टाइम तक रिया और कुलदीप के बीच हाइड एंड सीक चलता रहता है। कभी रिया कुलदीप को फिर से पीट कर भाग जाती, तो कभी कुलदीप रिया को पकड़ लेता।
लेकिन रिया किसी तरह से वहां से भाग रही थी, लेकिन कुलदीप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब वहां पर रास्ते में रिया को एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है, लेकिन रिया जब उनसे मदद मांगती है तभी वहां पर कुलदीप आता है और उस फॉरेस्ट ऑफिसर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो फिर से रिया का पीछा करने लगता है। तो वही सुमन और देव भी वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर उन्हें कुलदीप की कार और उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बॉडी मिल गई थी और ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि कुलदीप और रिया भी कहीं आसपास ही होंगे। इसलिए देव और सुमन अलग अलग जाकर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तो वही रिया काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से काम लेती है। वो कुलदीप के सर पर पत्थर मारती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन आखिरकार कुलदीप रिया को पकड़ ही लेता है, जिसके बाद वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर देव आता है और कुलदीप को शूट कर देता है, जिससे रिया की जान बच जाती है। जिसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां पर रिया अब ठीक थी और देव उससे पूछताछ कर रहा था। देव रिया से कहता है कि वो जानता है कि ये केस जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसलिए वो रिया से कहता है कि जो भी है वो उसे सच सच बताए। और यहाँ पर हमें असली कहानी पता चलती है। एक्चुअली रिया जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ का प्रिंसिपल ने उसके कुछ फोटोज और वीडियोस ले लिए थे, यानी कि उसने रिया के वॉशरूम में कैमरा लगाया था, जिसकी वजह से उसके पास रिया के कुछ फोटोज और वीडियोस थे। और वो रिया को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर रिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी फोटोज को वायरल कर देगा। वो चाहता था कि रिया उसके साथ इंटीमेट हो। अब रिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल की इन हरकतों से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो प्रिंसिपल की कंप्लेंट करेगी। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल की काफ़ी ऊपर तक पहचान थी, इसलिए कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। ये देख कर रिया और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को पता चला कि उसने उसकी कंप्लेंट की थी तो पता नहीं प्रिंसिपल उसके साथ क्या करेगा। और इसी वजह से रिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और यहाँ तक कि वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी करती है। लेकिन इसके बारे में रूबी को पता चल जाता है और वो रिया को समझाती है कि वो प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा कमीना है। उसने आज तक ऐसी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ किया है और उनके पास उसका ये जुल्म सहने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो रिया से कहती है कि वो भी चुपचाप रहे और ये सब कुछ एक बुरा फेस समझकर सहन करे और बाद में इसे भूल जाए। लेकिन रिया काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, वो बस इस सब से ब्रेक चाहती थी। जो सुनने पर रूबी एक प्लान बनाती है, जिसमें वो अपने फ्रेंड अनिरुद्ध को भी शामिल करती है। जिसके बाद अनिरुद्ध और रिया टैक्सी स्टैंड पर जाने लगते हैं और रोज़ वो टैक्सी ड्राइवर को ऑब्जर्व करते। तब उन्हें पता चला कि कुलदीप नायक का ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा संकी था, मतलब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुआ करता था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कुलदीप को चूज़ किया। जिसके बाद रिया ने डिसाइड किया कि वो अपने घर मनाली वापस जाएगी और वो जानबूझकर कुलदीप की टैक्सी में आकर बैठ गई और उसने जानबूझकर कुलदीप को गुस्सा दिलाया, क्योंकि उसे लगा था कि कुलदीप गुस्सा होकर उसे एक अनजान रास्ते पर छोड़ देगा। जिसके बाद रिया कहीं और चली जाएगी और कुछ टाइम तक वो आज़ाद रहेगी। साथ ही अगर रिया मिसिंग हो गई तो ये खबर हर तरफ फैल जाएगी, जिससे प्रिंसिपल भी डर जाएगा और वो रिया को सताना बंद कर देगा और उसी दौरान रिया भी अपनी लाइफ सुकून से बिता लेगी। उनका ये प्लान काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब कुलदीप ने उसे एक सुनसान जगह पर नहीं छोड़ा, बल्कि वो उसे एक ऐसी सुनसान जगह पर लेकर गया और वहाँ पर उसे टॉर्चर करने लगा, जो देखकर रिया समझ चुकी थी कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब देव ये सारी बात सुन लेता है, जिसके बाद वो रिया से कहता है कि वो उसकी सिचुएशन समझ सकता है। उसने और उसके फ्रेंड्स ने जो भी किया वो रिया को बचाने के लिए किया, इसलिए वो रिया की इस प्लानिंग को छुपा देता है और प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के लिए अरेस्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि प्रिंसिपल और कुलदीप जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक लड़कियां अनसेफ फील करती रहेगी और इसी वजह से वो उन दोनों को सज़ा दिलवाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सोलोंग वैली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।